हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, और आप भी एकदम हरफन मौला एकदम खुश होगे। ठीक, मैं आप सभी मेरे को जानते ही, मैं हूं हरपत मेवा फ्रॉम फेवरेट प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो आप सभी मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, अपन ने, आप सभी को पता होगा कि अपन ने क्या करा था पिछले वीडियो में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीजों के बारे में अपन ने बातें करी थी। ठीक है, वो मैं मानता हूं कि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, लेकिन ये वाला जो वीडियो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं यहाँ पर उठा रहा हूं, जो कि मेन टॉपिक है, वहां से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, या तो वो यहां से पूछेगा, या तो मैं जो आगे वीडियो कराने वाला हूं ऑब्वियसली वो वहां से पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें अपन जो कवर करने वाले हैं वो है आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब वेव के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो यहां याद रखना, इसमें नोट्स बनाते रहिएगा। और मैं जहां पर बोल रहा हूं कि सिर्फ समझ लो पहले, तो मैं उसका मतलब यह है कि आगे मैं आपको नोट्स बनाने के लिए पूरे स्लाइड ही दे दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं बिना कुछ वेट के। देखो, तुम्हारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रदरफोर्ड का पीछे वाला। तो हमारे जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर एक नई बात और बताई थी। उन्होंने रिलेशन दिया था किस किस के बीच में। ये एक था आपका एटॉमिक मास और आपका रेडियस के बीच में इन्होंने क्या करा था, एक रिलेशन दिया था। और वो रिलेशन था क्या, वो था R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, ऐसा था। ये था, इन्होंने एक रिलेशन दिया था। इसमें क्या है, देखो सबको पता है R क्या होता है भाई, रेडियस है। सिंपल सी बात है, अगर उन दोनों के बीच में वो रिलेशन दिया है, रेडियस और एटॉमिक मास के बीच में, तो R क्या होगा, रेडियस होगा। A क्या है हमारा, A है हमारा एटॉमिक मास, ये है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, जो नई टर्म आपको दिख रही है वो है R नॉट। ठीक है, तो R नॉट जो होता है वो कुछ नहीं, वो एक कांस्टेंट है। वो है एक कांस्टेंट जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4 इंटू 10 की पावर -15 होता है इसका वैल्यू। क्लियर है, इनने ऐसा रिलेशन दिया था। अब देखो, इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। कैसा, अगर इस 10 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, फर्मी भी लिख सकता हूं, है कि नहीं। 10 की पावर -15 को मैं क्या लिख सकता हूं, फर्मी लिख सकता हूं। तो आपका एक और रिलेशन ऐसे भी बन जाएगा। देखो, R इज इक्वल टू 1.4, ये A की पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा, फर्मी। ये हो गया आपके पास फर्मी। और ऐसे भी लिख के दे सकता है कि R इज इक्वल टू 1.4, ये क्यूब रूट ऑफ A। ठीक है, ऐसा तो ये भी गलत नहीं है। या फिर R की वैल्यू ना दे आपको, R इज इक्वल टू R नॉट ऐसा लिख के दे दे, और क्यूब रूट ऑफ A ऐसा लिख के दे दे। अब बहुत तरीके हैं। अब आप तो इतना अपन ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा लेवल कर रहे हो, तो फिर तरीके तो आप समझ जाओगे क्या क्या तरीके से उन्होंने लिखा होगा। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी। ठीक है, ये ज्यादातर मतलब ऐसा कॉमन क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन जो है आपको आना चाहिए। जैसे कि आप सभी देखते होंगे ना कि कभी कभी जो लोग जाते हैं, IIT जाते हैं, NIT जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि चलो ये स्टूडेंट को पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वहां पे तुरंत आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तभी तो फील अच्छा होगा। यार हम सिर्फ इसकी तैयारी नहीं कर रहे ना, हम पूरी जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वहां पे लगना चाहिए कि अच्छा, इस बच्चे ने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, इसलिए IIT का स्टूडेंट ऐसे। ठीक है, तो अच्छा लगना चाहिए। चलो, तो यहां पर ये वाला रिलेशन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां पर ये वाला बहुत अच्छा सा उसने रिलेशन दिया। एक बात और क्या बोली, उन्होंने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिख रहा है आपको। अब ये जो घूम रहा है ना, इसके अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब याद रखना, उनने बोल दिया एनर्जी है, एक साइंटिस्ट आया, उनने पकड़ लिया, क्या बोला, भैया अगर एनर्जी है ना तो क्या होगा, यहां पर वो क्या एब्जॉर्ब भी करेगा, रिलीज करेगा, और एक टाइम के बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो उठा करके गिर जाएगा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आया, उन लोगों के बीच में आपस में बहस हो गई कि तू गलत है, नहीं तू गलत है, ऐसे ऐसे करके वो करने लगे। ठीक है, अब वो साइंटिस्ट कौन थे, वो थे, देखो ये थे अपने मैक्सवेल। वो कह रहे कि आई ब्लेम यू, तो वो कह रहा ना इट वाज़न्ट मी, मैं नहीं था। ठीक है, तो यहां पर किस बात पे ये चर्चा छिड़ी, तो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला था अगर वहां पर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उसके पास कोई एनर्जी है,
ठीक है, मान के चलते यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं, मान के चलता हूं आप घूम रहे हो, ठीक। अब मैंने बोला कि 10 रुपए हैं आपके पास, अब क्योंकि तुम बाजार में घूम रहे हो, है कि नहीं, तुम अगर मार्केट में घूम रहे हो तो सिंपल सी बात है, मन तो ललचाएगा, ठीक है, मन तो ललचाएगा, तुम कुछ ना कुछ क्या कर दोगे, स्पेंड कर दोगे, और अगर स्पेंड कर दोगे जो तुम्हारे पास ई अभी मान लो 10 थे, अभी कितने हो गए, कितने हो गए, यहाँ पे मान के चलते 8 हो गए, 2 आपने खर्च कर दिए, ठीक है। तो इससे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है और वो सर्किट में, मतलब क्या बोलूं मैं उसको, ऑर्बिट पे वो क्या रहा है, वो घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो क्योंकि वो रिवॉल्व हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही होगी, वहां पे रिलीज हो रही होगी, तो एनर्जी क्या होगी, वहां पे रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल सी बात है। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि एक टाइम के बाद एनर्जी बचेगी ही नहीं, है कि नहीं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा था एक टाइम के बाद क्या जाएगा, ठा करके इधर बैठ जाएगा, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर खींचेगा ना उसको फोर्स, है कि नहीं, इसके क्या खींचेगा, ये जो है, क्योंकि ये क्या है अपना, ये है हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अंदर खींच लेगा इसको, और अंदर खींच लेगा तो फिर ये जो एटम है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो कायदे से उनकी बात तो सही है, ठीक है, उनकी बात क्या थी, मैक्सवेल की बात सही बोल रहे हैं कि अगर उसके अंदर कोई एनर्जी होती तो वो क्या होगा, सीधे सीधे एक टाइम के बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस पे आके बैठ जाएगा, ठीक है, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं रहे वो, ठीक है। तो ये जो थी बात, ये किसने बोली थी, हमारे मैक्सवेल ने, ये आए किसने बोला, आपने मैक्सवेल ने, ये बात ये रख के चले गए, ठीक है। अब इसका आगे क्या हुआ, फिर बोर्स आए थे तो उन्होंने बताया था नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था पता है, मैक्सवेल ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, ये बोल रहे थे वो, ऐसा बोला था उन्होंने। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल आप सही समझ लो, देखो, क्योंकि आप मार्केट में घूम रहे हो, ठीक है, 10 रुपए लेके, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, पहले 8 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3, फिर 2 होंगे, फिर 0 हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब एक टाइम के बाद आपके पास खर्चा खत्म, तो आपका जो जेब है वो अनस्टेबल हो गया, घर जाओगे तो क्या हो जाओगे, तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, है कि नहीं, पैसे कहाँ गए। तो ये बात किसने रखी थी, मैक्सवेल ने रखी थी, ठीक है। तो उनको आपको कभी कभी ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर घूम रहा है, ये आपका पॉजिटिव है, तो ऐसा घूमेगा 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 और यहां पे आके ठा करके गिर जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मैक्सवेल का, यहां पे समझ में आ गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड इन सब चीजों को समझाने में फेल हो गए थे, ये सब चीजें समझाने में फेल हो गए। फिर आया हमारे कौन, प्लैंक आया, फिर उसके जो साथ ही साथ आ गए थे बोर्स, ठीक है। बोर्स मॉडल को ही फिर क्या माना गया, स्टैंडर्ड माना गया, क्यों, क्योंकि ये तो फेल हो गया, बहुत सारी चीजें नहीं समझा पा रहा था, क्लियर। अब जो हमें स्टडी करनी है, क्योंकि इसने बात कर दी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा वेव, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतने पूरे टाइम पे क्या था हमारा, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन अभी तक, ठीक है। और जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि क्या हुआ था, एनर्जी रिलीज के कारण वो तुम्हारा बैन हो गया था, मतलब बंद हो गया था वो वाला मॉडल, क्लियर, ठीक है। चलो आगे, अब हमें बात करनी है वेव की, तो क्या अब हमें ये वेव की बात करनी है, ठीक, ये तो वेव नहीं पढ़ना, क्या ये वेव पढ़ना है, अरे ये तो और नहीं पढ़ना, हमें जो बात करनी है वो करनी है इस वाले वेव की, ठीक है। तो ये वाले वेव के बारे में थोड़ा सा बात करना है, ये एकदम बेसिक सा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। खुद भी पढ़ोगे ना, खुद से भी तो बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप समझो। सबसे पहले देखो वेव होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि जो वेव है वो हमें कैसे दिखती है, देखो ये अगर यहाँ पे एक एक्सिस है, ये रहा आपका दूसरा एक्सिस, ठीक, वेव जो है आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे 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 मान के चलते हैं इतना, ठीक है, समझ में आ गया, ये होती है एक वेव। अब इसमें चीजें क्या क्या है, मेन जो टर्म्स है वो समझना है, ठीक। देखो ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या कर देता हूं, ऐसे शेड कर देता हूं, ठीक है। ये जो आपको ऊपर का हिस्सा सिर्फ ये वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक, इतना क्लियर, ठीक। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ट्रफ,
थ्रो भी बोलते हैं कई लोग, गलत बोलते हैं वो, ठीक है, ट्रफ, इसको बोला जाता है ट्रफ। ऊपर वाला होता है क्रस्ट, नीचे वाला था वो ट्रफ। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये दोनों जब साथ में होते हैं तब जाके एक वेव क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। देखो ये जो क्रस्ट है और ट्रफ है, अगर मैं इसको मोड़ूं, ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है ना आपको, देखो कैसा दिख रहा है, अभी आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे पकड़ूं और ऐसे घुमा दूं तो आपको लगभग ऐसा दिखेगा, मिलेगा, ठीक है। तो एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि वहां पर एक वेव जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक। चलो ये तो अपना क्लियर। अब अगर सर ऐसा दिख रहा है सिर्फ, ठीक है, जहां पर सिर्फ एक क्रस्ट ही है, ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे, सिर्फ एक क्रस्ट दिख रहा है, ये वाला, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, तो मैं इसको हाफ वेव भी तो बोल सकता हूं, हाँ ठीक है, कह सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या है, सिर्फ यहां पर सिर्फ आपका एक है क्रस्ट, ये क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक। अब ये जो है ये जा कहां रहे हैं, ये आगे साइड जा रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि ये आगे साइड जा रहा है तो मैं इसको मैं बोलूंगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब आगे जाने के लिए जो है वो ये जो वेव है वो आगे जा रही है, प्रोपोगेट हो रही है, बढ़ रही है। इतना क्लियर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें होती है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला आपका ट्रफ होता है, ठीक। अब ये जो हाइट है, ठीक है, या फिर मैं ये चीज बोल दूं कि ये वाला जो हाइट है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। या फिर ये जो आपको ट्रफ की जो डेप्थ दिख रही है यहां से लेके यहां तक, ये वाला, ठीक है, इसके लिए मैं ये शेड जो है थोड़ा सा हटा रहा हूं जिसमें आपको एकदम क्लियर दिखे, ठीक है। ये जो आपको क्या दिख रही है, डेप्थ दिख रही है, इसको भी मैं बोल सकता हूं क्या, एप्टीट्यूड, ठीक है। ये होता है, मतलब क्या, या तो हाइट काउंट कर लो क्रस्ट की, या तो फिर ट्रफ का जो है वो डेप्थ काउंट कर लो। याद रखना मैं दो अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है इसीलिए मैं इसके लिए डेप्थ बोला, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर साइड है तो इसलिए मैं इसकी क्या बोला, हाइट बोला, ठीक है, इसलिए मैं क्या बोला, इसकी हाइट बोला। यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये होता है आपका एप्टीट्यूड। अब सर हमने बहुत बार सुना है कि वेवलेंथ ये होती है, तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल समझेंगे, आ जाओ। वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक क्रस्ट से लेके उसका जस्ट नेक्स्ट वाला क्रस्ट, उसको मैं क्या बोलूंगा, वेवलेंथ, इसको मैं बोलूंगा वेव लेंथ, है ना, इजी। सर सिर्फ ये जो है ये सिर्फ क्रस्ट के लिए होगा क्या, अरे ना जी ना, ऐसा थोड़ी है, ट्रफ के भी लिए होगा, लेकिन क्योंकि अपन ने ट्रफ यहां पर बनाया नहीं है इसलिए मैंने उसके लिए नहीं बताया, ठीक है। मान के चलते हैं आपका एक और ट्रफ जो है वो ऐसा 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 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, आपकी वेव लेंथ होगी, वेव लेंथ। भैया जो आप ये लिख रहे हो ये क्या है, ये उल्टा वाई, इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। इसको अपन शो कैसे करते हैं, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से अपन इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, वेवलेंथ पढ़ा, एप्टीट्यूड पढ़ा। अब एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर जो नंबर ऑफ वेव है एक पॉइंट पे लेके, मान को एक पॉइंट ले लिया मैंने, नंबर ऑफ वेव जो है वो कितनी बन रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर, ठीक। वेव नंबर क्या होगा, फिर वेव नंबर क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ वेव। सिंपल सी बात है, आप खुद बताओ, अगर वेवलेंथ ज्यादा है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब ये देखो ये बहुत ज्यादा दिख रही है, बड़ी बड़ी वेव, मोटी मोटी वेव बन रही है, ठीक है, तब क्या होगा, वेव नंबर जो होंगी वो छोटी होंगी। समझ पा रहे हो, मतलब कि ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, ये जो है एक देखो, अगर मैं ऐसा बनाऊं नंबर ऑफ वेव, ये ऐसी वेव बनाऊंगा, ठीक है, एक और कंप्लीट ही कर देता हूं इसको ऐसा, तो अब आप देख सकते हो कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, कम हो गई, जो वेवलेंथ है वो क्या हो गया, वो कम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ वेव ज्यादा बन गई है। देखो जो वेव नंबर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर जो लैम्डा है वो कम हो गया, ठीक है। तो वही होता है कि जो आप लैम्डा और वेव नंबर के बीच में रिलेशन लगाते हो, तो सिंपल सी बात है, वेव नंबर को हम शो करते हैं कैसे, इसको किससे कर रहे थे अपन, लैम्डा से, तो उसको अपन शो करेंगे म्यू बार से, ठीक है। जो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको ऐसे शो करते हैं, ठीक, फ्रीक्वेंसी को कैसे शो करते हैं, म्यू से, और अगर वेव नंबर आ गया तो किससे शो करोगे, आपको उसको म्यू बार से, वेव नंबर। ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी जस्ट बताया, एक रिवॉल्यूशन, एक साइकिल कंप्लीट होने तक 1 सेकंड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आएगा। चलो वेव नंबर क्या हो गया, अगर
तो मैं ये देख सकता हूं कि वेव लेंथ अगर ज्यादा है तो वेव नंबर क्या होंगे, कम होंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है वेव लेंथ कितनी ज्यादा, देखो इतनी ज्यादा है, तो कितनी वेव बन रही है, सिर्फ 2 वेव बन रही है, और वो भी एक का आधा ही बोलूंगा, देखो इस यहां तक सिर्फ है कि नहीं, क्योंकि वेव लेंथ जैसे ही कम हो गई तो बहुत सारी नंबर ऑफ क्या बन रहा है, यहाँ पे वेव बन रहा है, उसको तो वेव नंबर बोलते हैं। क्लियर? तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/u म्यू बार के, या फिर ये मैं बोलूंगा उसका रेसिप्रोकल होता है, जो वेव नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वेव लैम्डा होगा, मतलब हमारा वेवलेंथ होगा, उसको उल्टा भी बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक? ये सब समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आप सभी के लिए लिख के लेके आया हूं, ये वाला सिर्फ आपको ये जो है पहले समझ लिया करो, पूरा लिखा हुआ ये है। ठीक है, आपको क्या देखना है, बस ये देखो क्या क्या होता है। वेवलेंथ मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम और मीटर और सेंटीमीटर और नैनोमीटर, जैसे करना हो, ठीक है, जैसे भी करना हो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन जो क्या है लेंथ वाली यूनिट लगाना पड़ेगा। क्या बोला, दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। इतना इजी, चलो आ गया सेकंड, ये वाला तो हो गया। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव जा रही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड। इजी है ये वाला। फ्रीक्वेंसी में क्या है कि एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव जा रही है पर सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आओ, अब वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेलोसिटी द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। क्या बोल रहा है, देखो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा होगा। ठीक है, देखो इन 1 सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लिया। ठीक है, चलो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी इन एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर सेकेंड और मीटर सेकेंड। किससे एक्सप्रेस करते हैं इसको, वेलोसिटी को अपन सी से बताते हैं, और ये माना जाता है कि जो वेव की यहां पर स्पीड होती है वो लगभग लाइट की स्पीड होती है, क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है ना। चलो आगे जाओ, एप्टीट्यूड देखो, एप्टीट्यूड यहां पे क्या है, द हाइट ऑफ अ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ अ ट्रफ बताया था, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए से बताते हैं इसको, देखो इसका ए उठा लो बस सीधा सीधा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, देखो एक्सप्रेस है ना यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट लेंथ में ही बताओगे, क्यों, क्योंकि या तो हाइट ही है या तो डेप्थ है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब लेंथ ही तो ऊपर नीचे कर रहा हूं, है ना, तो उसमें बताएंगे। चलो, वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, evidently it will be equal to reciprocal of wavelength, it is represented by mu bar से बताते हैं इसको। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, देखो आपको सारा का सारा अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब एक रिलेशन होता है किसका, वेलोसिटी वेव नंबर का। ठीक है, तो देखो अगर आपको कभी आ गया तो C इज इक्वल टू क्या होगा, देखो H इज इक्वल टू C बाय लैम्डा होता है, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखो। ठीक है, H इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, है ना, तो अब उसको अगर आप खोल के देखोगे तो आपको सीधा सीधा एक रिलेशन मिल जाएगा, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो जब तक इतना लिखो, मैं इसको मिटा देता हूं, आप सभी के लिए लिखने के लिए सही हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि यहां पर जो है म्यू बार होगा। क्लियर? ठीक है, इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो भी था अपन ने सारा का सारा डिस्कस किया। ठीक है, सिर्फ उसमें आपको जो समझना था वो मेन ये था कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे वो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने इससे पढ़ी, लेकिन ये जो थ्योरी है ये नहीं समझा पाई क्या क्या, पहला तो द फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये क्या नहीं करा पाई, समझा नहीं पाई, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इसने कुछ भी जानकारी नहीं दी। ठीक है, तीसरा क्या था, वेरिएबल ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं था। ठीक है, और फिर द लाइन स्पेक्ट्रा, सबसे मेन ये वाला पॉइंट कि लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया पाया था, किसका, एटम्स का, विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेफरेंस लेके ये क्या नहीं कर पाया था, आपका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ किसी भी एटम का वो नहीं समझा पाया था। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी बात है, अगर कोई दुविधा उठी है तो फिर से कोई ना कोई हीरो खड़ा होके आएगा। ठीक है, तो सेम चीज ऐसा ही हुआ। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, हमारे पास नहीं, साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक। प्लैंक ने कहा, सबसे पहला देखो, प्लैंक ने कहा कि भैया लाइट की बात तो चल रही है, ठीक है, लाइट तो चल रही है,
अब क्योंकि पिछले जमाने बात चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इसने ये बोला कि जो लाइट है ना ये क्या करता है पता है, डुअल नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। ये कैसे, कौन कौन सा डुअल नेचर, दो कौन से है सर? देखो पहला तो आपका कौन सा, वेव, ठीक है सर ये तो मान गए, अभी पढ़ा है आपने वेव। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऐसे 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 ऐसे। अब जल्दी से नाम बता देना कि क्या 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 है, ठीक है, अब भी डिस्कस करा था, ठीक। चलो एक तो वेव, दूसरा कौन सा? दूसरा बताया उन्होंने पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ये बताया। मतलब ये जो लाइट है दो तरीके से बिहेव करता है, एक तो वेव, दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। आपने वेव के बारे में पूरा पढ़ा, कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब यहां पर क्योंकि जैसे ही उन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करा, डिटेल दी, तब हमें पता चला कि ये अब समझा पा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी इनने जानकारी दे दी और फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में भी इनने जानकारी दे दी, ठीक है, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी से ज्यादातर क्या आते हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या, ठीक है, वहां से अपन को स्टार्ट करना, ठीक है। ये एकदम बेसिक था कि उन्होंने आके क्या क्या कारनामे करे, ठीक है, तो ये सारा का सारे आपके सामने है। मैं इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अब तक तो आप ले चुके होगे, ठीक है। तो मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अपन बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैंने बीच में डैश डाला है, आप ना डाला है, मैंने आपसे समझाने के लिए डाला है, ठीक है। देखो पूरा ये जो वर्ड है ना, पूरा ये जो आपको वर्ड दिख रहा है, ठीक है, मैंने कहुए उड़ा दी नीचे। अब नीचे जो आपको वर्ड दिख रहा है, इससे ही आप सारी डेफिनेशन समझ जाओगे, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक, लाइट। अब इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो। समझ में आ गया? अब देखो पूरी कहानी इसके ही इर्द गिर्द घूमने वाली है। कैसे? देखो इलेक्ट्रो लाइट, ठीक है, लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट वो भी विथ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। क्या? सर्टेन फ्रीक्वेंसी। आप कैसे लिखेंगे इसको? शॉर्ट फॉर्म, है ना। सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ एक लाइट है, अगर वो किसी मेटल पर स्ट्राइक होगी, मेटल पर अगर वो स्ट्राइक होगी, तो मेटल जो बना हुआ है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। लाइट के अंदर कुछ तो एनर्जी होगा, थोड़ा तो गर्माहट मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, सन है, सन अगर है तो वो आपको लाइट दे रहा है, बोल सकते हैं लाइट दे रहा है, लेकिन आपको गर्म भी तो लग रहा है, कुछ एनर्जी होगी ना उसके अंदर, मतलब वो भी एक टाइप की रेडिएशन ही होगी वैसे तो, लेकिन कुछ तो आपको एनर्जी दे रहा है वो, तो वही, ठीक है। तो मेटल क्या करे, जो आपका लाइट है वो टकराएगा विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, किसके साथ? एक मेटल के साथ। वहां से इलेक्ट्रॉन से जैसे ही वो टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इमिट होंगे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को, ये वाली पूरी प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या? ये वाला, इसके नीचे वाला लाइन का, इस पूरी प्रोसेस को ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? बहुत इजी लगा होगा, इसमें तो कुछ घबराने की बात ही नहीं थी क्या? क्योंकि अगर लाइट है, एक फ्रीक्वेंसी से आया, मेटल से टकराया, इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उछल जाएंगे, इमिट आउट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट आया, अगर मैं उसको मोटिवेट करूंगा तो वो हो सकता है अगर उसके अभी 10 नंबर आए हैं तो आगे चल के 15 आ जाए। अगर मैं उसको डीमोटिवेट करूंगा तो 10 की जगह उसके 3 भी आ सकते हैं। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि दोनों वे में मेरा बोलना, डीमोटिवेशन, एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, नेगेटिव वाइब मैटर कर रहा है, ठीक है। वही तो यहां पर ये क्या करके आ रहा है? ज्यादा एनर्जी, ज्यादा अच्छा वाइब लेके आ रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? खुश होके उछल के चला गया। उसको ही बोलोगे क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल गया विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? उन इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको ही मैं बोलूंगा फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो
इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, समझ गए? ऐसा ये हो गया। चलो, तो ये आपने बेसिक डेफिनेशंस पूरी समझ ली। अब कुछ थोड़ा सा और डीप चलते हैं। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बोल रहा हूं ये जो लाइट आया, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो बहुत स्मूथ चलेंगे। ये जो लाइट आया उसके पास कुछ एनर्जी होगी, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस एनर्जी लेके आता है, उन्होंने कहा वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में लेके आता है। एनर्जी पैकेट्स होते हैं इस लाइट के अंदर, क्योंकि लाइट जो है वो एक एनर्जी पैकेट से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स हैं उस लाइट के अंदर, उनको ही उन्होंने क्या नाम दे दिया? क्वांटा। क्वांटा, समझ गए? तो ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये जो मैं ऐसे करते जा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वांटा क्या होता है। क्लियर हो गया? ठीक, अब सुनो, ये जो लाइट आया एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, वो क्या हो रहा है? मेटल की सरफेस से टकरा है। मेटल कौन सी ली थी उन्होंने? सीजियम ली थी। सीजियम ली थी, ठीक है, कौन सी? सीजियम। ऐसा क्यों लिया सर? यही इसका रीजन ये है क्योंकि सीजियम का आयोनाइजेशन पावर बहुत कम होता है, उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रॉन उछाल देगा, निकाल देगा। क्लियर, समझ गए? तो क्या हुआ, जैसे ही ये लाइट आके टकराया, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो गए। इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो गए। क्लियर, उनको ही बोला फोटो इलेक्ट्रॉन। चलो, अब और चीज ध्यान से सुनना, ये जो एनर्जी आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी। क्या मैंने यहां पर इंटेंसिटी की बात करी कहीं पे? मेरे मुंह से निकला वर्ड? नहीं निकला ना। तो सुनो, ये जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी मतलब कि पर्टिकुलर वहां पर क्या आ रहा होगा? फ्रीक्वेंट जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो फोटॉन्स है वो आ रहे होंगे। फोटॉन्स क्या होते हैं सर? वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इंटेंसिटी क्या होता है सर? इंटेंसिटी मतलब मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि भैया जब तक तुम 2 घंटे तक दोगे, अगर तुम 2 घंटे तक दोगे तब जाके ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो वो इंटेंसिटी होता। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? इंडिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है ये किस पे? इंटेंसिटी पर। ठीक है, कौन सा? एनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक रिलेशन निकल के आ रहा है आपके पास, बहुत अच्छा आला। देखो ये क्या है? एनर्जी को मैं ई से शो करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लगा दिया। फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू बना रहा हूं, सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी को म्यू से शो करते हैं। देखो आपके पास एक रिलेशन बन के आता है, ई इज इक्वल टू एच म्यू। ये आ गया, है कि नहीं? है कि नहीं? इजी, बहुत इजी है। एच क्या है सर? प्लैंक। आपका कौन साइंटिस्ट का नाम क्या है जिन्होंने इतनी मेहनत करी? और मेहनत बर्बाद जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। वो कांस्टेंट का नाम दे देंगे अपना। क्या नाम है? देखो ऊपर पढ़ो, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है इसकी? 6.6। 6 6 जा 36, 2 6 है, एक 2 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 34। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो ये है आपका क्या? H का वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, अब हम सभी एक रिलेशन जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो मैं अभी बता देता हूं कि जो C होता है, ठीक है, ये जो है आपका म्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता है? इसको एक और तरीके से लिखता हूं कि E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं इसको ऐसे। क्लियर है? ये कहां से आया? अरे ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको वापस ले चलूं वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो फिर क्या होने वाला है, ठीक है, तो ये रहा वैलेंसी। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा हो जाता है। म्यू इंटू लैम्डा हो जाता है। क्यों हो जाता है? चलो वापस से देखो, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। दिख रहा है 1 सेकेंड? ठीक है, वहां पे पहले से ही मैं मार्क करके रखा आपके लिए। क्या है? 1 सेकेंड, मतलब कि यहां पर 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी का है ना, और यहां पे देखो क्या है इसका डेफिनेशन? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी लग गया इधर, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? देखो लीनियर डिस्टेंस की बात चल रही है, और डिस्टेंस किसकी होगी? सिंपल सी बात है, वेव की होती है। क्या हो जाएगा? इनटू लैम्डा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ जाता है जो कि मैंने आगे यूज किया है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। क्लियर? चले आगे। ये देखो
ये रहा आपके पास म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो आपको जो रिलेशन ध्यान रखना है वो रिलेशन है आप सभी के लिए ये वाला, ठीक है, ये क्लियर, इतना समझ में आ गया। और ये जो सी बाय लैम्डा वैल्यू है ये काई की है, म्यू की है, याद रखना ये बात, क्लियर। यहां तक सभी को क्लियर होगा, है ना। तो ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया, प्लैंक ने किया। कैसे किया, ऐसे किया, काफी ज्यादा इजी, कोई घबराने की बात थी क्या, नहीं थी। अब ध्यान से सुनना, अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो यार, पैसा भी दे रहे हो, अगर तुम किसी को पैसा भी दे रहा हो, ठीक है, हेल्प भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो याद रहता है, मतलब कुछ फिक्स अमाउंट से ही करोगे ना। अगर तुम्हारे पास 40 रुपए है, ठीक है, उसको जरूरत अगर 20 की है तो तुम 40 के 40 तो दे नहीं दोगे, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट दोगे, आपको पता होगा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये मेरे को पता है, और H और C तो कांस्टेंट होते हैं, सबको पता है। क्यों, क्योंकि C तो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड से ही गिनते हैं उसको, तो 3 × 10⁸ होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, बिल्कुल है कि नहीं। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो अगर E भी जो है मैं सेट करने वाला हूं, एनर्जी को भी मैं सेट करने वाला हूं, तो क्या मुझे हर चीज की मुझे लैम्डा मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसी बेस पर उन्होंने एक सीरीज बनाई, ये रही आपके सामने, क्या है देखो, यहां पर गामा रेज का निकाला उन्होंने, क्यों, क्योंकि एनर्जी तो उन्होंने कांस्टेंट करके रखे, तो उसका निकल के आया वेवलेंथ कुछ इतना होता है, फ्रीक्वेंसी कुछ इतनी होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ये रहा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, एम, और ये आर, रेडियो वेव्स। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो यार, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या कोई होता है, बिल्कुल होता है, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज। अब क्या देखने को मिल रहा है आपको, जैसे ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो 10⁻20 से 10⁻21 है, तो देखो यहां पे वेवलेंथ कितनी छोटी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब क्या हो रहा है, यहां पे ऐसा बन रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब बहुत जल्दी से आपकी वेव कंप्लीट हो रही है, ऐसा 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 ऐसा, है कि नहीं। तो ऐसा होगा। अगर देखो जैसे ही मैं नीचे आ जाता हूं, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है, तो जो आपकी वेव नंबर है, वेवलेंथ देखो कितनी हो गई, बढ़ गई, वेवलेंथ जो है वो ऐसा 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 हो गया। फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी से काम कर रहे हो तुम, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से काम कर रहे हो, तो इसलिए कहते हैं छोटे छोटे कदम चलोगे, छोटे छोटे अगर कदम चलोगे तो भैया हो सकता है तुम आगे चल के तेजी पालो, ऐसे समझ लो। अगर बहुत जल्दी जल्दी जो है बहुत लंबे लंबे कदम रखोगे तो थक भी सकते हो, ठीक है। चीजों को छोड़ के चलोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ज्यादा लंबे समय तक आप हो सकता है कि टेको ना, ऐसा हो सकता है कि, इसलिए कहते हैं कि छोड़ के नहीं चलना चाहिए, छोटे छोटे कदम रखो, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें थी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आएगा। ये देखो माइनस में था, ये इसमें है, क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, ठीक है। जो गामा रेज है वो किस में यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। एक्सरे, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, कभी ना कभी किसी ना किसी को अगर जरूरत ना पड़ी हो तो कभी परिवार में देखा होगा कि कहां गए थे, एक्सरे कराने, ठीक है। तो ये किस में होता है, देखो मेडिकल पिक्चर्स में। ऐसा कभी कभी आपने क्या देखा होगा, सूरज को देखा होगा, सन, है ना, ऐसे करके। चलो यूवी, यूवी में क्या है, यूवी होता है देखो जर्मिसाइडल, मतलब कभी कभी देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े लैब होते हैं ना वो यूवी लाइट लगाते हैं, यूवी लाइट लगाते हैं। अब इसका मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, आप जरूर देखना वो, ठीक है। विजिबल, तो जो हम देख रहे हैं वो विजिबल रेंज ही है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तो आपके घर में ही होगा, और रेडियो वेव। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इनका यूज आपके सामने है, सुनो। अगर आपने एक पिक्चर देखी है, पिक्चर नहीं, अभी अभी आया कुछ सीजन, शायद असुर 2 करके, अगर असुर 2 देखा है सभी ने और ज्ञान सीख रहे हो, कुछ चीजें सीख रहे हो, तो उसमें उन्होंने एक किसी का शायद मतलब किलिंग वगैरह करी थी, किलर होगा, तो उसने क्या करा था, रेडियो वेव्स का यूज करा था। क्या होता है, जो हार्ट में वहां पर क्या लगाया जाता है, जो पंपिंग मशीन होती है ना वो लगाया जाता है, एक होता है, मेरे को पूरा उसका मैं थोड़ा भूल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट में लगाया जाता है, उसको वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, अलग कर सकता है, किसकी मदद से, रेडियो वेव की। तो उसने क्या बोला था पता है, जो भी वहां पर किलिंग कर रहा है वो कहीं ना कहीं पास में होना चाहिए। क्यों पास में होना चाहिए, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, बहुत कम है, तो अगर वो पास में होगा तभी रेडियो वेव लग सकती है,
ये पहला। दूसरा, उसी एपिसोड में कहीं ना कहीं उसको जब सबूत चाहिए होता है तो यूवी लाइट मंगाता है, वो यूवी लाइट मंगाता है वो, जिसमें आर पार दिख जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सीखो यार, वेब सीरीज ऐसा ही थोड़ी सिर्फ मजे करे निकल गए, उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें होती है ना। समझ में आ गया इतना? क्लियर है? उसमें पेस मेकर था, हाँ वो पेस मेकर था, हार्ट वाला जो था वो पेस मेकर था, उसको उसने क्या करा था, चेंज करा था। इतना क्लियर है यहाँ पे कि मैंने क्या करा कि भैया एनर्जी को मैंने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट कर दिया, एच और सी तो कांस्टेंट है ही है, और मुझे फिर लैम्डा मिल गया। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, थोड़ा डीप। एक अपन ने फॉर्मूला निकाला, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा या फिर E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, अब जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला, ये जो है एनर्जी आई, क्या आया भाई, देखो यहां से ऐसी एनर्जी आई, तो मैं लिख दे रहा हूं ये आया आपका एनर्जी, पैकेट आया होगा, सिंपल सी बात है, तो क्वांटा हो गया वो। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में क्या होगा, स्टार्टिंग में ही बॉन्डिंग होगी, एटम मेटल एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा भाई, बॉन्डिंग होगी, सिंपल सी बात है। मतलब एक पावरफुल, ऐसे देखो मैं आपके लिए एक मॉलिक्यूल लेके आऊं, ऐसा मान के चलते हैं ये मेटल का अंदर का है, ठीक है, तो ये जो है ना ये काफी ज्यादा टाइटली बाउंड होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे बहुत ज्यादा टाइटली ऐसे बाउंड होगा। क्लियर है? तो अब अगर आप एनर्जी लेके आ रहे हो और चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, आपको ये जो मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड है इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। काइंड ऑफ बॉन्ड तो नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको उसका अट्रैक्शन फोर्स, बाइंडिंग फोर्स, जिससे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच में बाइंडेड है, उन दोनों से बीच में बाइंड है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं उसको तोड़ने के लिए आपको 30 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी, मान के चलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 किलो जूल। ठीक, अब अगर आपने उसको दे रहे हो 50 किलो जूल, तो मतलब आप कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, है कि नहीं? तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जैसे ही ये जो एनर्जी आएगी इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी ऐसे करके भम से, तो ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी है, तो वो जो ज्यादा एनर्जी है वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन ऐसा 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 उठेगा वो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके चला जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर टर्म्स के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो ये जो मिनिमम एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, उसको मैं बोलूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसको ही बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। है ना मजेदार? आया समझ में? अब बताओ, अगर वो जो एनर्जी लेके आ रहा है वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी लेके आ रहा होगा, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसको क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें ही अगर मैं एनर्जी की जगह पे अगर मैं क्या करूं, सेम फ्रीक्वेंसी कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखना, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, किसी वजह से ही निकाल रहे होगे, ठीक है, तो आप कुछ वर्क कर रहे हो, इसीलिए इसको एक और चीज बोली जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही बोला जाता है वर्क फंक्शन। समझ गए सर? वो भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? अरे आ जाओ ना, फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करेंगे म्यू नॉट से। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, एनर्जी तो अपना एच म्यू ही रहता है, लेकिन अब क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी है या फिर वर्क फंक्शन है, तो वो हो जाएगा आपका एच म्यू, क्या होगा, नॉट होगा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। समझ गए इतना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, तो बस देखो, अब मिनिमम एनर्जी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर?
बहुत इजी लगा, यहां तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो 50 लेके आ रहा था, ठीक है, 50 लेके आ रहा था, चाहिए 30 था, तो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके गया, ठीक है। तो उसने कुछ ना कुछ क्या करा होगा, मूवमेंट शो करा होगा, और मोशन वाली एनर्जी है, मोशन वाली। अगर ऐसा स्टिल एनर्जी है तो आप उसको क्या बोल सकते थे, अपन पोटेंशियल बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन मूवमेंट कर रही है, उसके अंदर क्या है, मोशन है, तो आप मैं क्या बोलूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके जा रहा है वो कुछ और नहीं, वो आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो भाई जो टोटल एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, आ जाओ देखो। तो टोटल एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूं, टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, पहला तो जो काम करने में एनर्जी लगी मतलब वर्क फंक्शन, प्लस जो एनर्जी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इजी इजी पीजी, ठीक है। चलिए, तो ये अपना क्या हो गया, एक और फॉर्मूला हो गया जिसको मैं अभी आपको इक्वेशन के फॉर्म में बना के दिखाऊं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये किसकी है भाई, फोटोन की है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी का क्या है, आपका लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, लाइट के पार्टिकल्स को ही फोटोन बोला जाता है क्या। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लाइट के पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन्स, या फिर आप सीधे सीधे लिखेंगे फोटोन क्या होते हैं, लाइट पार्टिकल्स, खत्म। लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स है वो फोटोन, क्लियर। अब देखो टोटल एनर्जी को मैं शो करूंगा ई से, इज इक्वल टू W से इसको शो करूंगा वर्क फंक्शन को, प्लस 1/2 mv², बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे आओ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E का फॉर्मूला क्या देखा था, E इज इक्वल टू h म्यू, W का क्या होता है, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला, तो h म्यू नॉट प्लस 1/2 mv²। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1/2 mv², एच वाले सब टर्म को एक साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा h कॉमन म्यू माइनस म्यू नॉट। इजी, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को या तो रटना है तो रट लो, ठीक है, घोरना है तो घोर के पी जाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर ये बात पता है फोटो इलेक्ट्रिक में कुछ ना कुछ एनर्जी वो लेके जाएगा। यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत आई, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो इतना लिखो, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। तो चलो, ये सारी की सारी जो बातें थी तुम्हारी वो तो एक इलेक्ट्रॉन को लेके हो गई कि भैया क्या हो रहा है कि लाइट आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या करोगे, तब कौन सी एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो बहुत इजी है, क्या करते हैं हम, कोई भी अगर नंबर की हम अगर बात करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। तो वहां पे भी हम यहाँ पर भी वो वही करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू NH म्यू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे का सारा सेम है, देख सकते हो, बाकी जो है सब सेम है, बस यहां पर क्या लग गया, एन लग गया। एन क्या है सर, एन अब आपका इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है ये, ठीक है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 2 रखेंगे, नंबर ऑफ की बात करेगा मतलब कि अगर 1 मोल 2 मोल 3 मोल की बात करेगा तो अब तो आपको पता है कि 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखने की बात है, क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर एक डायरेक्ट मैं आपको रिलेशन बताना चाहूं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका H और जो C होता है वो तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखो अगर मैं अपन पीछे चले थोड़ा सा और ये बोलूं H और C तो कांस्टेंट होता है, ठीक। अगर मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू सिखाना चाहूं तो क्या लिखूंगा पता है मैं, कि अगर आपको अगर वैल्यू आ रही है E इज इक्वल टू 1240, ठीक है, 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, ये कब सब आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो होगा आपका एनर्जी वो ईवी में है, और जो आपका आंसर आना है वो किस में आएगा, नैनोमीटर में। जब नैनोमीटर के लिए आप सॉल्व करोगे तो ये वाला रिलेशन रख सकते हो, क्या है ये, E इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है, 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। एक और रिलेशन होता है सेम ऐसा ही कि E इज इक्वल टू 12400, एक जीरो और बढ़ गया, लैम्डा ईवी में, जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे होगे किस में, एंगस्ट्रॉम में, ऐसा। तो ये जो 2 रिलेशन है ये भी आपको तुरंत सॉल्व करने के लिए है। लेकिन अगर आपको ये रिलेशन याद ना रहे
तो आप क्या कर सकते हो, बहुत इजी तरीका, सिर्फ ये वाली वैल्यूज को पुट करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो H और C की वैल्यू ही निकल के इतनी आती है ना। और ये बात याद रखिएगा कि 1 EV में कितना जूल होगा, 1 EV मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वही उसका जूल होगा। ठीक है, तो आप समझ जाओगे 1.6 × 10⁻⁻19 वही होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो था, ये था आप सभी की, सब साइंटिस्ट की मेहनत। सब क्यों बोल रहे हो सर, हमने तो प्लैंक पढ़ा है। देखो भाई, ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्लैंक ने ही सब चीज बना दिया। ठीक है, स्टार्टिंग तो आपके हेनरिच ने करी थी। ठीक है, उन्होंने ही निकाला था कि जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या बढ़ेगा वहां पे, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये बोला था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है सिर्फ वो बढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। तो ये हेनरिच ने बोला था। वो सोची कि ये तो उल्टा हो रहा है भाई, ऐसे कैसे, और फिर धीरे धीरे करके और साइंटिस्ट आए। सबसे ज्यादा अपने वो आइंस्टीन आए। आइंस्टीन ने प्लैंक थ्योरी का यूज करके ये बनाया था। ठीक है, तो ये तो कहानी है, लेकिन मेन जो है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। लेकिन हुआ क्या क्या था अब आपको पता है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पार्टिकल नेचर को बहुत अच्छे से प्रूव करता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका कौन सा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, इस टॉपिक से थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आती है। एनसीईआरटी में आपने ये वाला ग्राफ बहुत अच्छे से देखा होगा, एक बार खुद भी करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि है क्या। सुनो, यहां पर ये है कि इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस मतलब ब्लैक बॉडी नाम का कोई भी चीज है, उसको हीट कर रहे हो तो वो करेगा क्या। सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या होता है वो समझते हैं। Which is a perfect absorber and a perfect radiator of energy. It means which can emit and absorb all frequency. क्या बोल रहा है, फिर से सुन लो। ये देखो, कह रहा है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो परफेक्ट क्या हो, एब्जॉर्बर हो, और जो परफेक्ट क्या हो, रेडिएटर हो। मतलब नहीं समझे सर? तो देखो, अगर मैं यहां पर एक ऐसा 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 बॉक्स बना दूं, ठीक है, ऐसा बॉक्स बना दे रहा हूं, यहां पर अब मैंने क्या कर रहा हूं, इसको हीट दे रहा हूं मैंने क्या करा, इसको थोड़ा हीट दिया, तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट एब्जॉर्बर। मतलब कि अगर मैंने इसको 100 किलो जूल की एनर्जी दी, इसके पास कितनी आ जाए, 100 किलो जूल ही आ जाए। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि भैया जितनी दी थी पूरी एब्जॉर्ब कर ली। वाह यार, ऐसा। ठीक है, मतलब कि कोई टीचर आया, ठीक है, उसने क्या करा, एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया और आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट जो है समझ आ जाए, तो आप क्या हो गए, परफेक्ट एब्जॉर्बर। समझ गए? ठीक, अब सुनो भाई, अब ध्यान से सुनना। अब अगर जब बात आए रेडिएट करने की, मतलब इसको रिलीज करने की, अब जैसे ही उस स्टूडेंट से बोला कि इसको समझा दो, ये कल नहीं आया था, क्योंकि तुमको तो अच्छे से समझ में आ चुका है, तो तुम पूरा का पूरा उसको समझा दो। ठीक है, सामने वाला भी समझ जाए तुमसे, तो वो क्या हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा परफेक्ट रेडिएटर। तो इसने क्या करा है, अब रिलीज कर दी है, रिलीज कर दी एनर्जी, कितनी, पूरी की पूरी। कितना, जितना था इसके पास, 100 किलो जूल। अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसी जो है ब्लैक बॉडी यहां पर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बस कार्बन ब्लैक को बोला जाता है, लेकिन परफेक्ट तो कुछ भी नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया? यही का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मैंने आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर एक साथ समझाया, तो कहीं ना कहीं तो डाउट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, तो आप परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं हुए। और अगर डाउट के साथ आप किसी को समझाने जाओगे तो सामने वाले भी नहीं समझ पाएगा, तो परफेक्ट रेडिएटर भी नहीं हुए। तो ऐसे कोई भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है ब्लैक बॉडी नाम का। यहां तक सभी को क्लियर होगा? ठीक है, अब सुनो, जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिलीज किस फॉर्म में करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी इमिट करेगा। यहां पे समझ में आ गया, इतना सभी को क्लियर होगा, है ना? अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखना जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे आएंगे, कि भैया इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर ग्राफ बन जाए,
ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये तो आपका वेवलेंथ के साथ है। अभी देखो, अगर मैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाऊं, ये रहा आपका इंटेंसिटी, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब एनर्जी पर सेकंड कितनी दे रहे हो वो क्या होगा, आपका इंटेंसिटी होगा, और कितना साइकिल कितनी बार बार दे रहे हो वो फ्रीक्वेंसी होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इनका क्या ग्राफ बनता है पता है आपको, ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनेगा अलग अलग टेम्परेचर पर। ये मान लेता हूं ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। अगर टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या है, एकदम पीक पे रहता है, और कम दोगे तो इधर रहेगा। क्लियर है, सिर्फ इतना ही समझ रहे, ज्यादा आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने क्या करा है, टेम्परेचर ज्यादा देने पे मेरा पीक ज्यादा आ रहा है, और वेवलेंथ देखो क्या हो गई, वेवलेंथ T2 की कितनी कम है, और वहीं पे अगर टेम्परेचर मैं कम करूं, ठीक है, मतलब T1 की बात करूं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, T2 ज्यादा है, T1 कम है। तो कम टेम्परेचर पर आपका जो ग्राफ है वो वाइड बनेगा, और आपकी वेवलेंथ भी थोड़ी ज्यादा आएगी। यहां तक सभी को क्लियर, ठीक है। बिल्कुल इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा, आप तुरंत ही समझ जाओगे। देखो, मान लो मेरे पास अभी एक रॉड है, ये वाली आयरन की रॉड, ये रही मेरे पास आयरन की रॉड, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे शेड कर देता हूं, ऐसे ऐसे दिखती होगी। अब आयरन की रॉड को अगर मैं क्या करता हूं, यहां से हीट करता हूं, अगर मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो अब ध्यान से देखना, तो क्या होगा, हीट करने पे ये जो रॉड है ये क्या होगा, रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, यहां से रेड होगी, बिल्कुल होगी रेड, है ना, रेड होना स्टार्ट कर जाती है, अपन ने सभी देखा है। और हीट करूंगा, ठीक है। अगर मैंने पहले T1 टेम्परेचर दिया था, पहले मैं मान लेता हूं मेरा टेम्परेचर कितना था, T1 था, ये लिख रहा हूं T1 टेम्परेचर, तो ये रेड हुई। अब अगर T2 दे दिया, T2 अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो ये क्या हो जाएगा, और डार्क रेड हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर दिया तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ब्लू होगा, और फिर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, T3 और टेम्परेचर बढ़ा है तो ये ब्लू होगा, और फिर ये T4 बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इससे हमें क्या, ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर मैं आपको यहां पर वेवलेंथ दिखाता हूं कि मैंने स्टार्टिंग में जब इसको हीट किया तो नॉर्मल रेड था, मतलब वेवलेंथ देखो इसकी कितनी थी, बहुत ज्यादा थी, ये देखो बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी इसकी, है कि नहीं, ये कलर वाला है आपका बता रहा हूं, ठीक है। और अगर मैंने थोड़ा और रेड करा, थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो डार्क रेड हो गया, तो वेवलेंथ और बढ़ गई, इससे भी लगभग हो गई ज्यादा, ठीक। जैसे ही मैं T3 पे पहुंचा, जैसे ही मैं T3 पे पहुंचा तो वो जो वेवलेंथ है वो कम होना स्टार्ट हो गई, देखो क्या हो गया था, वो ब्लू पे आ गई थी ऐसे। और जैसे ही T4 मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, 4 बार मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ब्लास्ट फर्नेस का नाम सुना होगा, वहां पे टेम्परेचर देते रहते हैं, तो T4 पे वो जो थी वो सीधी सीधी व्हाइट हो गई, तो और उसकी वेवलेंथ कम हो गई। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम जैसे ही T1 से T2 जा रहे हैं, फिर T3 जा रहे हैं, फिर T4 जा रहे हैं, तो यहां तक आने तक तो आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही एक ऐसा टाइम आ गया जहां पर वो अपना पीक क्या कर चुका है, अचीव कर चुका है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो वेवलेंथ है वो कम होने लगता है, वेवलेंथ कम होने लगता है, जैसा कि आप सभी इस ग्राफ में देख सकते हो। क्या हुआ देखो, यहां से जैसे ही आपने क्या करा, इंटेंसिटी दी, मतलब एनर्जी देते जा रहे हो आप, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, एकदम वो पीक तक पहुंच गया। अब उसने कहा अब नहीं हो पाएगा, अब इससे ज्यादा मैं पुश नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो धीरे 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 करके नीचे गिर गया, देख रहे हो। अब ये जो T2 है, क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा है इसीलिए इसका पीक हाई बना। अब टेम्परेचर 1 की बात करो, यहां पर भी सेम हुआ, थोड़ा कम टेम्परेचर था तो थोड़ा आगे आया, पीक रेज करा, फिर पीक के बाद वो नीचे आ गया। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, कि कई लोग एक्सरसाइज करते होंगे, कई लोग जिम जाते होंगे, तो अगर आप लोग जिम जा रहे हो, ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा, ठीक है, जैसे कि आपकी जो मसल्स है वो फुल हो जाएंगी, मसल्स फुल हो जाएंगी तो अब आपसे नहीं उठेगा कुछ भी, फुल हो गया, अब नहीं होगा, ठीक है। तो वो वही मैं बोलूंगा कि एक बार अगर आपने पीक अचीव कर लिया तो उसके बाद जो है आप वेट उठाने में असमर्थ होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे भी,
क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया? चलिए, तो ये सारा का सारा किसके बारे में था? ब्लैक बॉडी के बारे में था। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है, जो कि अपन अभी देखेंगे भी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये अपन ने देखा, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सिर्फ आपको बस ये याद रखना है कि रेड की जो वेवलेंथ है ना, विबग्योर नाम से अगर याद रख लोगे, सबने पढ़ा होगा विबग्योर, ये वाला, ठीक है, इसको बस याद रख लोगे तो ही ठीक है। पूरा का पूरा ऐसे वेवलेंथ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस रेंज में गिरते हैं? विजिबल रेंज में गिरते हैं, ठीक है, क्लियर? ये विजिबल रेंज में गिरते हैं, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फॉर अ फ्यू मेटल आर गिवन बिलो। वर्क फंक्शन मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे को थ्रेशोल्ड एनर्जी की यहां पे वैल्यू गिवन है, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल ऑन इट्स, ठीक है। अब इसे क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनमें से कौन सा मेटल देगा जब जो आपकी लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर, बिल्कुल समझ जाओगे ना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब इसका ये हमको बताना है, तो कैसे बता सकते हैं। अगर मैं फोटोन जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी निकाल लूं। अब सबको पता है एक चीज, क्या कि अगर E जो है वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो यहां पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सी, ठीक है। लेकिन अगर E की जो वैल्यू आ रही है वो कम है वर्क फंक्शन से, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। क्या होगा? नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मतलब कि जो एनर्जी आप लेके आ रहे हो उसकी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने की उससे भी कम है, ठीक है। तो अगर कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कैसे? सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो ऐसा है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बस ये बताना है कि अगर E की वैल्यू ज्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? E की वैल्यू निकालना सभी को आता है। E इज इक्वल टू क्या होता है, देखो E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, यही होता है, ठीक है। अब अगर मैं सीधे ऐसे रख देता फिर E इज इक्वल टू एच म्यू, फ्रीक्वेंसी है क्या हमारे पास? नहीं है, तो ये वाला एप्लीकेबल है क्या? नहीं है, तो क्या करोगे, इसका ही रिलेशन लगा लेना, SC बाय लैम्डा, है कि नहीं? समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी वाला क्यों नहीं रखा सर? क्योंकि ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी किसने बात ही नहीं करी, बात करी क्या? नहीं करी, तो हम फिर फालतू थोड़ी लगाएंगे उसमें, क्लियर। चलो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H की वैल्यू पता होती है, ऑप्शन में मत ढूंढा करो, पता होना चाहिए, -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 C की वैल्यू। लैम्डा कितना गिवन है, नैनोमीटर में है, तो लिख सकता हूं 400 नैनोमीटर में, तो इंटू 10 की पावर 9 से कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक तो सभी को क्लियर होगा, है ना। तो चलिए, तो ये सारा का सारा है आपका नैनोमीटर में, है ना। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है आपका, अगर इसको कैलकुलेट करोगे इंटू 10 की पावर -9 लिख ही देता हूं यहां पे, ठीक है। तो E जो है आपका क्या आएगा, तो चलो ये देखो, यहाँ पे ये 34, ये आपका 8 दिख रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करने मिल जाएगा। तो इसको मैं और अच्छे से ओपन करके लिख सकता हूं, देखो ये 2 0, ये आपके 2 0 6 हो गया, ये 6 टाइम क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो लगभग आपके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.97 इंटू 10 की पावर -19, ये आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आई जूल में, ये किस में आई, जूल में। तो अब अगर जूल में वैल्यू आई है और आपका वर्क फंक्शन देखो किस में दिया गया है, EV में, तो या तो इसका इंटू कर लो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, या फिर क्या करो, इसका डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। दोनों मत कर देना, अगर दोनों कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी इंटू वाला बता रहा हूं, इंटू करोगे तो बताओ 2.4 में अगर लगभग मैं इसको 1.5 मानूंगा तो क्या ये 4.9 से ज्यादा आएगा? नहीं आएगा। क्या ये 2.3, जब 4 नहीं आ रहा तो 2.3 आएगा क्या 4.9 से ज्यादा? नहीं आएगा। मतलब यहां पर क्या है, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम है, वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है।
ठीक है, और ई की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब ये क्या देगा, यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये देगा, ये भी देगा। अब इसका देख लो 2.25 2.23 का इंटू कर रहा था जब मैं 1.6 से, तो 4.9 तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। कैसे बोल सकते हो इतना श्योर कैसे हो सर? देखो भाई, अगर मैं इसको 1.5 भी मान रहा हूं, ठीक है, तो 23 इंटू 1 तो 23 होगा, और उसका आधा जो है लगभग 11.5 के करीबन आएगा, ठीक है, तो वो 3 तक ही पहुंच पाएगा, 4 पॉइंट तक तो नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक, अब देखो ये तो है, तो ये भी नहीं पहुंच पाएगा, तो ये क्या होगा, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो और आगे चलते हैं। mg की बात करो, 4.8 ये है और 4.9 ये है, ये 4.8 है, 4 आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, ये जो e है ये छोटा है, किससे, वर्क फंक्शन से। सेम इसमें होगा, क्योंकि ये 4 के करीबन है, तो ये भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा, और ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा। क्लियर है? इसको सिर्फ आपको एक बार ट्राई करना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, और इसमें भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। और अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो बार बार, तो यहाँ पे एक बार डिवाइड कर लो। अगर ये वैल्यू छोटी आ गई इन सब से, फिर इसमें इंटू मत करना। क्लियर है? तो आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो कितने नंबर है मेटल के जो कि शो कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कितने शो कर रहे हैं, देखो एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, बाकी के 3 नहीं कर रहे, तो आंसर क्या होगा, 3। आंसर हो जाएगा आपका 3। क्लियर, समझ में आ गया? तो आपको ऐसे यहां पे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, अब द नंबर ऑफ इनकरेक्ट, सबसे पहले तो इसको मार्क करो भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लैक बॉडी फॉर द फॉलोइंग इज। ब्लैक बॉडी के लिए आपसे ज्यादातर स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चंस आएंगे। चलो पढ़ते हैं। क्या है पहला, इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो अभी मैंने इतने अच्छे से लिखवाया था, याद है बॉक्स कैसे करता था वो, एब्जॉर्ब और रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहला। तो ये वाला पॉइंट एकदम खटक सही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिटेड रेडिएशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अभी देखा था टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ठीक है, तो चलो आगे आ जाओ। एट अ गिवन टेम्परेचर, सुनना अच्छे से, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पास थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्या बताओ, अभी अपन ने पीछे जो ग्राफ देखा था उसका पीक बन रहा था, और पीक बन रहा था, तो मैं बोल सकता हूं कि वो मैक्सिमम वैल्यू से पास कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? ठीक है, कर दिया। चलो आगे। द मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट अ हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट लोअर टेम्परेचर। यार अभी बताओ, मैंने T2 वर्सेस T1 का अपन ने देखा था। ठीक है, तो T2 का टेम्परेचर ज्यादा था और T1 का कम था, तो T2 का जब ज्यादा था तो पीक भी हाई बनी थी, और अगर पीक हाई बन रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट भी सही है। नहीं सर, आप कुछ तो गलत करा रहे हो, कुछ तो गलत आप करा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका सारे के सारे सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर हम क्या लिख के आएंगे? आंसर हम लिख के आएंगे 0, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इसमें ऐसा है कि जो सही नहीं है, तो आंसर लिख के आओगे 0। ठीक है, एनटीए वालों को हम बोलेंगे कि प्लीज एक बार चेक करिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला? तो इसमें से सारे के सारे जो ऑप्शंस है ये सही है, और सिर्फ इस क्वेश्चन से ही आप अपना पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे जाओ। आगे अपन बात करते हैं द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्या है देखो, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी गिवन है इन जूल मोल इनवर्स इज। हमको निकाल लिया एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बोला उसने, क्या बोला है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? ब्रैकेट में लिख लेंगे लाइट के पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल है कि नहीं? लिख सकता हूं ना ऐसा, तो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? 1 मोल। तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बस एक हिंट दे रहा हूं, E = NH/μ, खत्म। ठीक है, ये लगाओगे और हम क्या करेंगे, बस सीधा ऐसा टिक करना, आंसर सही ही आएगा, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं बस आपको, कि यहां पर क्या रखोगे, 1 मोल की वैल्यू
ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 मोल। ठीक है, ये H क्या है सबको पता है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। म्यू क्या है ये नहीं बताऊंगा, ये पता है आपको। ठीक है, क्लियर है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना मैंने हिंट दे दिया है, होमवर्क है ये, है ना। तो ये आप मेरे को आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे जाओ, आगे चलते हैं। आगे अपना कौन सा, ये वाला भी, ये मैं आपको समझा देता हूं पहले, आप बस आंसर बताएंगे मेरे को। ठीक है, अ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और फिर दूसरा है एक सिंपल सी वाला रीजन ही होगा। असर्शन ए क्या बोल रहा है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर the electron are ejected from the metal surface as soon as beam of light of frequency greater than threshold energy, E जो है वो greater हो threshold energy के। ठीक है, तो क्या होगा, चलो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे as soon as, जैसे ही टकराए वैसे ही इजेक्ट, बिल्कुल टाइम लैग नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिख लोगे, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग। ये कहां लिखोगे, ये जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा है वहां पे लिखोगे कि जैसे ही लाइट टकराती है तुरंत निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, कोई भी टाइम लैग नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो क्या ये बात सही है, क्या ए हमारा सही है, क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस से जैसे ही लाइट जो है टकराएगी, बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं होगा। तो क्या ये बात सही है, तो मैं बोलूंगा ए जो है एकदम सही, 100%। ठीक, चलो रीजन की बात करते हैं। व्हेन द फोटोन ऑफ वन एनर्जी स्ट्राइक्स, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द फोटोन ऑफ एनी एनर्जी, वन नहीं, एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोटोन टू इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ऐसा होता है क्या, कि भैया ऐसा होता है क्या कभी, कि मान लो ये मेरे पास मेटल है ना, और इससे जो है इसको मैं थोड़ा हटाता हूं ऐसे, ये लाइट आ रही है, ये ऐसे आए और ये कहे कि ट्रांसफर हो जाओ फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो अब आपके पास सारे के सारे आंसर है। ठीक है, ये असर्शन अपना सही है, आप बता देंगे आप बस आप कि बोथ आंसर सही है या ए गलत है, बी आर सही है, या आर आपका ए सही है आर गलत है, या फिर बोथ जो है करेक्ट है, लेकिन जो आपका ए है वो सही रीजन, जो आर है आपका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला आप करेंगे, और एक और है आपके लिए ये वाला, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 6.63 इंटू 10 की पावर -19 जूल द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेसेस। तो क्या करोगे, रिलेशन लगाना, सिंपल सा, बहुत इजी। कैसा, देखो सबसे पहले तो वर्क फंक्शन, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, तो हमारे पास वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, देखो E इज इक्वल टू, किस में पूछा है, नैनोमीटर में, तो लगा दो 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, यहां पे क्या होगा, जो भी आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन ई की जो वैल्यू है वो कहीं गुम है, वैल्यू जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ई की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे भाई, देखो क्या क्या गिवन है, ये हमारे पास वर्क फंक्शन तो गिवन है। ठीक है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज, आप क्या करोगे, तो देखो भाई वर्क फंक्शन क्या होता है, W इज इक्वल टू ई एच म्यू ही होता है ना, ई आपका क्या होता है, ई म्यू एच म्यू, ये होता है W इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, E इज इक्वल टू एच म्यू, और E की वैल्यू क्या है, देखो वर्क फंक्शन हमको शायद गिवन है पूरा का पूरा। क्लियर है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मस्त प्रैक्टिस में तो अपन लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये वाला जो है आप इस वाली वैल्यू से सॉल्व करना। अगर किसी को याद नहीं आ रहा ये रिलेशन, तो मैंने बताया था कि HC बाय लैम्डा से वो इसको सॉल्व कर सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। आप जो सा रिलेशन आपको कंफर्टेबल है वो लगा लो, ये वाला बहुत इजी पड़ता है, ये शॉर्टकट है, तो आप ये वाले से करिएगा। क्लियर है, ठीक है, चलो इतना लिखो, इतना सारे 3 होमवर्क मिल चुके हैं आपको इसमें। ठीक है, 3 HW है ना, इजी है, इसीलिए मैंने 3 दे दिए, वरना मैं जनरली 1 या 2 ही देता हूं। क्लियर, चलो फिर आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बात करा।
अब जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं चाहता तो मैं यहीं पे बोर्ड्स ऐड कर सकता था, लेकिन वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आधा अधूरा करके समझोगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में अपन सिर्फ बोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बस साथ में जुड़े रहना। और जो होमवर्क दिया है, जैसे कि मैं देख रहा हूं, जैसे मैं एमपीक्यू में आया था आप सभी के लिए मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बहुत बच्चे वहां पे आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप सभी मेरे साथ ऐसे ही साथ जुड़े रहते हो। नोट्स तो बनाते ही रहिएगा, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो हब फ्री ऐप पर। बेस्ट जा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।